श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। संगठन का मतलब ही है ऐकमत्यम। ऐकमत्यम, जहाँ एक मत हो गया सबका तो एक संगठन बन गया। जहाँ एक मत नहीं होता वहाँ न संगठन बनता और न उसके द्वारा कोई विकास होता। सबसे पहली बात है एक मत। अब एक मत कैसे हुए कि लक्ष्य सबका एक था। संगठन हमेशा लक्ष्य के आधार पर बनता है। एक लक्ष्य था कि भवन खड़ा करना है, चाहे तो आर्किटेक्टर था, चाहे इंजीनियर, चाहे मजदूर, सबका लक्ष्य एक बन गया कि भवन खड़ा करना है, तो भवन खड़ा हो गया। तो संगठन के लिए बहुत जरूरी है ऐकमत, एक मत होना। और दूसरी बात है लक्ष्य का निर्धारण, का लक्ष्य हो गया। लक्ष्य नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। कि लक्ष्य भी बन गया, एक मत भी हो गया, पर कार्य कौशल कितना है, कौशल पर निर्भर है। अगर कौशल नहीं है तो 10 बार बनाया जाता है, 10 बार तोड़ा जाता है। कार्य कौशल होना जरूरी है तो फिर वह संगठन काम कर सकता है। तो 3 बातें हमारे सामने आई कि एक मत होना, जितने भी लोग हैं जो संगठन एक काम करते हैं फिर लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, और फिर कार्य का कौशल। संगठन के लिए बहुत जरूरी है कार्य का कौशल। संगठन में जागरूकता नहीं होती, कार्य कौशल नहीं होता तो संगठन बहुत आगे चल नहीं सकता। कौशल चाहिए, जागरूकता। जागरूकता कैसे होती है कि नींद लेना तो मनुष्य की प्रकृति है, प्रमाद मनुष्य की प्रकृति है, आलस्य भी शायद मनुष्य की प्रकृति है, किंतु जागरूक चेतना बन जाए तो आलस्य भी नहीं होता, प्रमाद भी नहीं होता और कार्य भी ठीक चलता है। आदमी सोया नहीं रहता। यह है जागरूक व्यक्तियों पर निर्भर। जहाँ जागरूकता नहीं है, वो जागरूकता कब आती है? तो कौशल के द्वारा जागरूक रह सकता है। अगर कौशल नहीं है तो आदमी नींद लेगा। कोई नेता का भाषण हो रहा था, 1 घंटा तक भाषण हुआ और भाषण पूरा हुआ तब एक व्यक्ति बोला, नेताजी क्या प्रशंसा करूं, आपने तो ऐसा भाषण दिया जो ताजगी से भरा हुआ था, ताजगी से। तो नेता ने कहा, सच कहता है कि हाँ सुन लिया, कि सुना तो नहीं, किंतु जब आपका भाषण पूरा हुआ तब मैं जागा तो बिल्कुल ताजगी से भरा हुआ था। तो मैंने समझ लिया भाषण बहुत ताजगी का था। नींद तो आदमी लेता रहता है। ऐसा वक्ता, ऐसा कोई नेता, ऐसा एक कोई कुशल संचालक व्यक्ति हो जो नींद न लेने दे, नींद के बाद होने वाली ताजगी भी न आने दे। संगठन के लिए बहुत अपेक्षाएं होती है और संगठन और विकास दोनों की एक सूत्रता को भी हमें समझना है कि जितना विकास होता है संगठन के द्वारा होता है। फिर वही भवन की बात मैं करूं कि अगर एक ही आदमी बनाने वाला होता, भवन कब बनता? कब बनता? भगवान की इच्छा पर निर्भर। कब बनता पता नहीं। गुजरात में एक कहानी चलती है कि एक दर्जी जो बहुत ढिलाई से काम करता था, एक आदमी ने कमीज सिलाई के लिए दी
और एक सप्ताह बाद गया, बोला मेरी कमीज़ अभी तो सिलाई नहीं हुई है, कि कब दोगे, कब दोगे? देखा भगवान की इच्छा होगी तब दूंगा। ये सीधा उत्तर है, बस इसके आगे बोलना है नहीं कुछ। एक सप्ताह बाद फिर गया तो वही उत्तर घड़ाया कि जब भगवान की इच्छा होगी तब दूंगा। 2-4 सप्ताह ऐसे चक्कर लगाता रहा, कमीज नहीं मिली। तब एक दिन वह भी आक्रोश में आ गया, बोला कब दोगे? कि जब भगवान की इच्छा होगी तब दूंगा। बोला अरे तेरी इच्छा क्या है, यह बता दे, भगवान की इच्छा को रहने देगी, तेरी इच्छा क्या है, कब दोगे? तो इच्छा का भी सवाल होता है। हम नहीं कह सकते कि एक आदमी कब बना सकता है, भगवान भरोसे ही जाने कब बना सकता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं, बड़े काम एक व्यक्ति साध्य नहीं होते, एक व्यक्ति के द्वारा वह संपन्न नहीं होता। वह कार्य अनेक लोग मिलते हैं तब निष्पन्न होता है। विकास हमेशा बहुत लोगों की अपेक्षा रखता है, अन्यथा कोई विकास हो नहीं सकता। आदमी कुछ भी करता है, कितनी अपेक्षा रहती है, तो विकास तो बहुत बड़ी बात है। साधारण काम में भी अकेला करने में कठिनाई पैदा होती है, अनेक लोग मिलते हैं तब काम निष्पन्न होता है। तो एक सूत्र हम बना लें कि विकास के लिए संगठन नितांत आवश्यक है। संगठन के बिना विकास नहीं हो सकता। कोई भी, चाहे उद्योग है, कारखाना है, कितने लोग मिलते हैं तब विकास होता है। आजकल प्रक्रिया थोड़ी उल्टी भी चल रही है, तो आदमी की ज़रूरत कम होती जा रही है, और यंत्रों के द्वारा, तो यंत्रों का भी अपना संगठन है। जैसे व्यक्तियों का समूह, वैसे यंत्रों का समूह, वह भी तो एक संगठन है। तिनकों का भी एक संगठन है, तिनके मिलते हैं, बुहारी बन जाती है और सफाई हो जाती है, उनका भी अपना संगठन है। धागों का भी अपना संगठन है। आपने जो कपड़ा ओढ़ रखा है, क्या एक धागा है? कोई, किसी ने कोई एक धागे का कपड़ा पहना है क्या, ओढ़ा है क्या? कपड़ा होता नहीं, और एक धागे के कपड़े के भरोसे पहन ले तो शायद हंसी हो जाए, मजाक हो जाए। कितने धागे मिले हैं, एक समूह बना है, संगठन हुआ है धागों का, तब आदमी कपड़े का उपयोग करता है। कोई भी चीज़ आप देखेंगे, कितने परमाणुओं का संगठन होता है तब कोई वस्तु बनती है। हर वस्तु, अनंत परमाणु मिलते हैं तब एक वस्तु बनती है और हमारे सामने आती है, तो वह तो अनंत का संगठन है। तो भला कुछ की बात तो कैसी हो सकती है? तो संगठन के लिए जरूरी है सीमा बोध और नियंत्रण। ये 2 बातें बहुत जरूरी है। पहली बात है सीमा का बोध होना चाहिए। एक धागा दूसरे धागे के साथ जुड़ा हुआ है, अपनी सीमा में रहता है, कभी सीमा का अतिक्रमण नहीं करता कि आज यहाँ है कल वह यहाँ चला जाए या इतना स्थान रोक ले, ऐसा कभी नहीं होता। अपनी सीमा में रहता है, हर वस्तु अपनी सीमा में रहती है, तो अच्छा है। दूसरी बात नियंत्रण। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान और एक अहंकारी। जिस संगठन में बुद्धिमान लोग होते हैं वह संगठन सदा अच्छा चलता है, और जिस संगठन में अहंकारी लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं वह संगठन खतरनाक मोड़ में चला जाता है। अहंकार ही अहंकार। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है इस विषय में। एक राजा को जरूरत थी सैनिकों की भर्ती करना, तो विज्ञापन दिया कि जो भी सैनिक आएंगे उन्हें मैं नौकरी में रखूंगा। एक बार 500 सैनिक आए, एक जत्था आया 500 सैनिकों का, और राजा से प्रार्थना की कि हम आपकी नौकरी में रहना चाहते हैं,
आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। राजा ने कहा ठीक बात है, आज तुम्हारी परीक्षा होगी और कल फिर नियुक्ति की बात। रात का समय हो गया, मंत्री ने सारी व्यवस्था कर दी। एक बड़ा हॉल जहाँ 500 आदमी सो सकते हैं उनको वहाँ रख दिया, और सोने के लिए बीच में एक खाट थी, एक खाट। तो उन्होंने कहा कि कैसे होगा? बोला हमारी यही कसौटी है, रीति है परीक्षा करने की। खाट एक रहेगी, तुम में जो सबसे अग्रणी मुखिया हो वह इस पर सोएगा और से सब नीचे सोएंगे। बात तय हो गई। रात का समय हुआ और 500 भी उपस्थित हो गए। अब जब सोने का प्रसंग आया कि खाट पर कौन सोएगा, तो एक बोला कि मैं सोऊंगा। कैसे? कि मैं इसका कमांडर हूँ। दूसरा बोला कि कब से कमांडर बने, हमारा मुखिया तो वह है, वह सोएगा। तीसरा बोला कि वह क्यों सोएगा, सबसे ज़्यादा तो श्रम मैंने किया है, मैं सोऊंगा। मेरा पद ऊंचा है, अब मेरा पद ऊंचा, मेरा अधिकार ज़्यादा। अपनी अपनी महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन होने लगा, अपने बड़प्पन का प्रदर्शन भी करने लगे, और इतना लंबा हो गया प्रदर्शन कि पूरी रात बीत गई, कोई भी सोया नहीं। सूर्योदय हुआ और सब बाहर आ गए। अब गए राजा के पास। राजा ने कहा तुम मेरी सेवा के लिए योग्य नहीं हो, चले जाओ, तुम्हारी कसौटी हो गई। क्यों? कि तुम में पद की महत्वाकांक्षा है और योग्यता नहीं है। कोरी महत्वाकांक्षा है, रात भर लड़ते रहे, न किसी ने नींद ली न कोई सोया, और कोरी लड़ाई चली, तो यहाँ आकर और लड़ाई पैदा करोगे, क्या फायदा होगा? चले जाओ, निकाल दिए। कुछ समय के बाद एक जत्था फिर आया 500 लोगों का। वही बात सर्विस में रखने की। राजा ने कहा परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद अगर उत्तीर्ण हो जाओगे तो रख लूँगा, नहीं तो नहीं रखूँगा। वही रात्रि का समय, वही हॉल और वही बीच में एक खाट, एक खाट। तो सब अनुशासित थे, अपने अहंकार पर नियंत्रण था, पद की महत्वाकांक्षा नहीं थी, अधिकार की महत्वाकांक्षा नहीं थी, केवल कार्य करना जानते थे। तो सब आए, देखा एक खाट है, तो कुछ लोग मिले, कभी इस पर कौन सोएगा, कि ये हमारा जो मुखिया वह सोएगा। वह बोला नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, वह मुखिया है, कुछ बातों में वह सोएगा। ऐसे ही 10-20 मिनट तो वह सोएगा, वह वहाँ तो पहले ये था मैं सोऊंगा, मैं सोऊंगा, अब आ गया कि वह सोएगा, वह सोएगा। 10 मिनट बीते और बोले कि इस प्रकार तो कोई अंत नहीं होगा, रात बीत जाएगी, हमें विश्राम करना है। तो क्या करें? कि यह करो कि खाट को तो अपना नेता मान लो, केंद्र मान लो, और सब खाट की ओर सिरा ना कर सब नीचे सो जाओ। मजे से नींद ली, आराम से समय बिताया। सुबह हुआ, उठे और रिपोर्ट राजा के पास पहुंची। वे लोग भी गए। राजा ने कहा तुम मेरी सेना में रह सकते हो, सबको मैं नौकरी सर्विस देता हूं और तुम सब रह जाओ। अब हम योग्यता और अयोग्यता पर विचार करें कि प्रथम जो जत्था था वह योग्य नहीं बना, कारण अहंकार प्रबल था। जहाँ अहंकार, महत्वाकांक्षा, पदलिप्सा वह मुख्य बन जाती है, वह संगठन कभी अच्छा नहीं रह सकता। वही संगठन अच्छा रह सकता है जहाँ अपने संवेग
पर नियंत्रण, अपने अहंकार पर नियंत्रण है। सबसे बड़ी बाधा अहंकार की है। अहंकार पर नियंत्रण। क्रोध व्यक्तिगत कार्य में बाधा है, पर संगठन में कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं डालता। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार और लोभ, तो उसमें पहले अहंकार। हमने देखा, जहाँ कभी गए, जहाँ समस्याएं देखी, हमने पूछा कि समस्या किस बात की है, तो एकांत में आकर कान में कहता है कि महाराज और कोई समस्या नहीं, केवल ईगो प्रॉब्लम बस। पता नहीं इस यात्रा में ईगो प्रॉब्लम कितनी बार सुना। किसी को रटना हो तो याद हो जाए, 2 बार में हमने 100 बार सुना हो। बार बार ये दुहाई सुनी, ईगो प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम। संगठन के लिए सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वह है ईगो प्रॉब्लम, जो संगठन को कभी अच्छा रहने नहीं देता और हमेशा संगठन को तोड़ने का प्रयत्न सामने प्रत्यक्ष या परोक्ष चलता रहता है। ये बहुत जरूरी है कि जो संगठन में सम्मिलित हो उसके लिए करना चाहिए। 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए। कभी संगठन में सम्मिलित हो रहे हो, सदस्य बन रहे हो इस संगठन के, तो तुम कैसे व्यवहार करोगे, तुम्हारा आचार कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, वह प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रशिक्षण के प्रति मेरा तो इतना आकर्षण है कि किसी भी विषय में जाए, चाहे सामाजिक संस्था में, स्वेच्छासेवी संस्था में, चाहे सरकारी संस्था में, चाहे और किसी प्रकार की संस्था और संगठन में जाए, तो पहले प्रशिक्षण होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ और कहता हूँ कि ब्याह शादी हो पहले पति पत्नी दोनों को पहले प्रशिक्षण हो जाना चाहिए। वर वधू को पहले प्रशिक्षण होना चाहिए, जिससे यह न हो कि सुबह ब्याह शाम को तलाक, ये स्थिति नहीं आई। आजकल तो ये स्थिति आ रही है, कारण का प्रशिक्षण नहीं है। जहाँ 1 से 2 मिले तो कैसे रहना चाहिए, यह प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। अकेले में तो शायद प्रशिक्षण तो अकेले के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब बाहर का कोई नहीं है तो भीतर में तो बहुत भरा हुआ है, उनसे लड़ाई शुरू हो जाती है। आदमी अपने आप से भी लड़ता है, और कुछ पागल ऐसे भी होते हैं जो अपने आप पर मुक्का मारते हैं, अपने आप पर करते हैं। आदमी अपने आप से भी लड़ता है, तो और अपने आप को भी 2 मान लेता है, कितना ही मान लेता। कोई एक मंत्री पागल खाने के निरीक्षण के लिए गया, तो एक पागल कागज लिख रहा था, तो मंत्री ने कहा रे ये तो कागज लिख रहा, तो होशियार आदमी है, कि है तो होशियार पर है बिल्कुल पागल, चलो देखें। मंत्री गया और जाकर पूछा कि भाई पत्र किसको लिख रहे हो? अभी मुझे मिला ही नहीं, कैसे बता दूं किसको लिख रहे हो? कागज मिलेगा तब बताऊंगा कि मैं किसके लिए लिख रहा हूं। आदमी अपने आप में भी पता नहीं कितना द्वंद्व, कितना संघर्ष और कितनी लड़ाई स्वयं से करता है और कितनी विरोधी बातें करता है। पर जहाँ 2 है वहाँ प्रशिक्षण शुरू हो जाना चाहिए। कभी तुम 2 मिले हो तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आगम साहित्य में जहाँ एकल विहार प्रतिमा का उल्लेख है कि अकेला है, अकेला रहता है, उसके लाभ बतलाए हैं कि अकेले रहने में लाभ क्या है। हर कोई नहीं रह सकता, जो विशिष्ट ज्ञानी और आचार्य द्वारा अनुमत हो गया वह अकेला रह सकता है। पर अकेला रहने में लाभ, अप तुमम तुम्हें, अप कलहे, अप झंझे। जो अकेला रहता है न कोई झंझा, न कोई कलह और न कोई तू मैं कुछ भी नहीं होता। जहाँ 2 हुए है, 2 होने का मतलब है संघर्ष। शब्द भी ध्यान दें आप, द्वंद्वम, द्वंद्व, 2 का मतलब संस्कृत में द्वंद्व, द्वंद्व माने 2। जहाँ द्वंद्व है, लड़ाई का नाम भी द्वंद्व है। इसका मान लिया कि जहाँ 2 है वहाँ लड़ाई होना तो संभव है, असंभव नहीं, ज़्यादा संभव है कि 2 मिले और लड़ाई शुरू हो जाएगी। 2 चूड़ियाँ बजती थी तो ध्वनि हो रही थी। तब फिर नमी राजर्षि ने कहा कि चूड़ी की आवाज़ बंद करो। मंत्री गया
और महारानियों से कहा कि आप चूड़ियाँ बजा रही है, आवाज़ हो रही है और अभी राजर्षि को बड़ी अप्रिय लग रही है वो आवाज़, तो फिर क्या करें। तो मंत्री ने सुझाव दिया, एक सुहाग चिन्ह के लिए एक एक चूड़ी रख लो, बाकी सब निकाल दो। चूड़ियाँ निकाल दी, एक रही, अब आवाज़ कहाँ से हो। एक में कोई आवाज़ नहीं होती, अकेले में कोई लड़ाई नहीं होती, अब अकेले में कोई तू में नहीं होता, दो मिलते ही घर्षण शुरू हो जाता है। घर्षण भी दो में होता है, दो मिले घिस गया, घर्षण शुरू होता है। तो जहाँ दो मिले वहाँ से प्रशिक्षण शुरू होना चाहिए कि तुम दो हो और तुम्हें कैसे रहना है। अगर परिवार में प्रशिक्षण की विधि हो, ट्रेनिंग हो कि परिवार में शांतिपूर्ण सहवास कैसे रहे, पति पत्नी में शांतिपूर्ण सहवास कैसे रहे, भाई भाई में शांतिपूर्ण सहवास कैसे रहे, तब तो काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये प्रशिक्षण की बात शुरू हो जानी चाहिए कि जिस दिन सदस्य बने, चाहे कोई संस्था बने, चाहे परिषद बने, चाहे कोई व्यक्ति बने, उसे प्रशिक्षण 1-2 सप्ताह का होना चाहिए कि तुम कैसे रहोगे। अंतर तो है कि काम करने वाले लोग हैं, हम सरकारी तंत्र में भी देखते हैं, कलेक्टर, एसपी या पूरा तंत्र है या सचिव है, सब प्रशिक्षित होकर आते हैं तो व्यवस्थित काम करते हैं, उनका काम निरंतर चलता है। जो ऊपर से आते हैं, प्रशिक्षण नहीं होता तो कैसे होता है, इस बारे में कहने की मुझे ज़रूरत नहीं, आप स्वयं पढ़ते हैं, जानते हैं क्या होता है। प्रशिक्षण की बात दिमाग में आए तो संगठन बहुत अच्छा चल सकता है। आचार्य भिक्षु ने इस बात पर बल दिया था, मुनि के आचार्य को भी निर्देश दिया कि दीक्षा दो तो योग्य व्यक्ति को दो, अयोग्य को इकट्ठा मत करो। 100 योग्य व्यक्ति जो काम कर सकते हैं, अयोग्य व्यक्ति 1 लाख मिल जाए तो वह काम नहीं कर सकते, काम क्या और बिखेर देते। योग्य व्यक्तियों की पहचान कसौटी, जिसे बुद्धिमान आदमी कहा गया। बुद्धिमान का मतलब कि जिसका अपने संवेगों पर नियंत्रण है, समय पर, क्रोध पर भी नियंत्रण है, अहंकार पर भी नियंत्रण है, लोभ पर भी नियंत्रण है, वह बुद्धिमान आदमी है। और अहंकारी, लोभी, महत्वाकांक्षी, कोरी महत्वाकांक्षा लेकर जो संगठन में आते हैं वे संगठन के लिए कभी हितकर नहीं होते। खेसी जी स्वामी का नाम आचार्य उत्तराधिकारी पत्र में लिख दिया गया, उत्तराधिकारी के रूप में नाम लिख दिया गया और फिर काट दिया गया। अब भला कितना बावेला हो सकता है। पहले मेरा नाम लिखा ही क्यों, मेरा अपमान क्यों किया कि मेरा नाम काट दिया। किंतु ऐसा प्रशिक्षण था कि लिख दिया तो कोई अहंकार नहीं, काट दिया तो कोई हीन भावना नहीं, आक्रोश नहीं, क्रोध नहीं, गुरु की जैसी इच्छा कर दिया। इस प्रकार का प्रशिक्षण जब हो, इस प्रकार की चेतना का निर्माण हो, तो वह संगठन निर्बाध गति से चल सकता है और विकास कर सकता है। कि विकास और संगठन, विकास के लिए संगठन मस्ट अनिवार्यता है। जहाँ संगठन नहीं है वहाँ विकास हो नहीं सकता। तो इस सब स्थिति को ध्यान में रखकर और सब लोग चिंतन करें और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी करें प्रशिक्षण की, जिससे कि और अधिक योग्यता बढ़ती चली जाए। और वास्तव में और सब समाप्त होते हैं, योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए आप योग्यता पर अधिक ध्यान केंद्रित करें कि हमारी योग्यता बढ़े। योग्यता होगी उसकी कोई उपेक्षा दुनिया में कर नहीं सकता, अपने आप सामने आता है। इन सारे पहलुओं पर विचार कर और कोई ऐसा कार्यक्रम बने जिससे संगठन भी शक्तिशाली बने और हमारी विकास की यात्रा भी आगे से आगे बढ़ती चली जाए। ओम।